नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का आज इस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रूस में बैठकर भारत को घाव देने की तैयारी में बीजेपी के बड़े नेता आईएस के निशाने पर एक बॉम्बर गिरफ्तार। सिसोदिया पर भिड़े आप बीजेपी, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सिसोदिया बोले बीजेपी ने दिया आप तोड़कर पार्टी में शामिल होने का न्योता। दिल्ली में फिर किसानों की महापंचायत, बेरोजगारी और एमएसपी पर कानून सहित कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जैम। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। मेटल, रियलिटी, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। सेंसेक्स 872 और निफ्टी 268 अंक गिरा। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कॉन्ट्रेलाइजेशन को लेकर सख्ती। एग्रीगेटर्स और मार्केट प्लेस भी जांच के दायरे में आएंगे। कंपटीशन कानून के तहत कड़े नियम बनेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ की मार। एमपी के कई जिलों में रेड अलर्ट के बाद आज स्कूल बंद। उत्तराखंड, बिहार में भी बिगड़े हालात, गंगा खतरे के निशान से ऊपर। अब देश में टमाटर फ्लू का खतरा, 100 से ज्यादा केस आए सामने। 1 से 5 साल के बच्चों को बना रहा है शिकार। और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर आईएसआईएस से जुड़ी हुई इस खबर से, जिसमें अब रूस में बैठकर भारत को घाव देने की फिराक में फिलहाल आईएसआईएस दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता को फिदायीन हमले में उड़ाने की साजिश का यहां खुलासा हुआ है। और सोमवार को आईएसआईएस के एक बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी सेंट्रल एशियाई देश का मूल निवासी है। टेलीग्राम के जरिए आतंकवादी संगठन से जुड़ने के बाद अप्रैल से जून तक टर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में ट्रेनिंग ली है इसने। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकवादी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद भारत आने वाला था। हालांकि अभी भी आतंकवादी रूसी सिक्योरिटी एजेंसी की गिरफ्त में है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त हैं। अभिषेक, बताएं, ये तो बहुत ही गंभीर चिंता वाली खबर है, फिलहाल क्या कुछ और जानकारियां आपको मिली है इस पर? निश्चित रूप से इसे एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे। भारत के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई होने वाली थी, उसे रशियन एजेंसीज ने अपने कहें तो स्मार्ट तरीके से उसे रोक लिया है। और वो जो आतंकवादी है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआई से संबंध रखता है। उसने हाल ही में तुर्की में आईएसआई के तमाम बड़े उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी और वहीं से उसे आदेश मिला था कि उसे रशिया होते हुए भारत पहुंचना है, जहां पर उसे जो मौजूदा सरकार है उसके किसी बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है जिसे उसे टारगेट करना था। उसने अपने कन्फेशन में जो रशियन एजेंसी से जो पूछताछ की हुई है उसमें उसने ये भी कबूल किया है कि वो प्रोफेट मोहम्मद पर जो हाल के दिनों में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को ने जो एक बयान दिया था जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, उस विवाद के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आहत था और उसी का एक तरीके से बदला लेने के लिए वो इस बड़ी आतंकी कार्रवाई को भारत में अंजाम देने के लिए आ रहा था। अभी भारत की एजेंसियां निश्चित रूप से रशियन अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके टच में हैं, और ताकि वो और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है इस आतंकी गतिविधि के बारे में, और भारत में उसके कौन कौन समर्थक थे, कहां से उसे सामान मिलना था और क्या आतंकी कार्रवाई थी और कौन शख्स इस आतंकी के निशाने पर था, इन सारी जानकारियों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका। तो ये वो जानकारी, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नई आबकारी नीति की, जिसमें कथित घोटाले को लेकर दिल्ली में घमासान जारी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं आने वाले दिनों में सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के बाद ईडी सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर सकता है। सीबीआई ने ईडी को इस मामले में संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। इधर सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा है कि उनके पास बीजेपी का संदेश आया है कि आप तोड़कर आ जाओ, तो बदले में सीबीआई और ईडी के केस बंद हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है,
एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया के आरोप के बाद बीजेपी ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया है और सिसोदिया झूठे आरोप लगाना बंद करें। कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी ये एक ही व्यक्ति के पास है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। पैसा दो, ठेका लो, और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। और अब बात करेंगे यूपीआई की, जो आपके लिए बेहद काम की खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरीके का चार्ज लगाने का कोई इरादा फिलहाल सरकार का नहीं है और यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन पूरी तरीके से फ्री रहेगा। आरबीआई के डिस्कशन पेपर में यूपीआई पर चार्ज वसूलने को लेकर सुझाव मांगे गए थे, जिसकी वजह से ऐसी अटकलें लगनी शुरू हुई थी। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से और जानते हैं क्या कुछ है पूरी खबर। आलोक जी, कैसे होगा ये? अगर यूपीआई पर चार्ज नहीं लगेगा तो इसका खर्चा कैसे चलेगा? किस तरीके की तैयारी है इसको लेकर? देखिए, इसमें सरकार ने एक बयान दिया है और सफाई दी है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है कि इस पर चार्जेज वसूली जाएंगी, वैसे चार्ज वसूलने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा है, न ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है। यानी जो यूपीआई चार्जेज होंगी वो आगे भी आम आदमी को फ्री मिलती रहेंगी। जो डिजिटल पेमेंट है, लेन देन है, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा। हालांकि इसके लिए सरकार बजट में प्रोविजन करती है और सरकार ने कहा है कि इस तरह की जो प्रोविजंस है वो आगे भी करते रहेंगे ताकि देश के लोगों को यूपीआई के जरिए फ्री डिजिटल लेन देन मिलता रहे। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके खर्चों को लेकर सरकार ने ये कहा है कि उसके लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे, अन्य साधन जुटाए जाएंगे जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर को उनकी लागत मिल सके। तो कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो कि दुनिया का एक सबसे बेहतरीन पेमेंट सिस्टम और जिसकी वजह से भारत का डिजिटल पेमेंट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उस सिस्टम को लेकर सरकार ने साफ कर दिया, आम लोगों को राहत दी कि इस पर कोई भी चार्ज फिलहाल वसूला नहीं जाएगा। और मैं बता दूं कि जुलाई में ही इसमें करीब 600 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये इतना सक्सेसफुल सिस्टम, इतना बेहतरीन सिस्टम है और इसको लेकर सरकार कह रही है कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से काफी इससे मजबूत होती है इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। लिहाजा सरकार इसके लिए आर्थिक मदद करती रहेगी, लेकिन आम आदमी से इसके लिए कोई चार्ज फिलहाल कोई वसूलने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। तो कुल मिलाकर इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार की ये कोशिश। आपसे फिर जुड़ेंगे आलोक, और आगे एक और खबर बहुत ही अहम आप लोगों के लिए, वो भी जानना बेहद जरूरी है और ये जुड़ी है ऑनलाइन शॉपिंग से, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कार्टेलाइजेशन को लेकर सख्ती बढ़ने वाली है। अब कार्टेलाइजेशन के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले एग्रीगेटर और मार्केट प्लेस भी जांच के दायरे में लाए जाएंगे। इसके लिए एंटी ट्रस्ट कानून में नए नियम कड़े करने की तैयारी में है सरकार। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ई कॉमर्स में ये कार्टेलाइजेशन होता क्या है और सरकार जो तैयारी कर रही है वो करेगी क्या इस पर? ये होता है कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने कुछ जो वेंडर्स होते हैं उनको एक निश्चित डिस्काउंट देती है और सारे वेंडर्स को एक ही रेट पे अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने का, प्राइस लिस्ट करने का मौका देती है। तो इस तरह से एक तरह का इसको कार्टेलाइजेशन कहा जा सकता है कि ग्राहक को सभी वेंडर के जरिए एक ही प्राइस पर एक सामान उपलब्ध होता है। तो इसी को एक तरह से कार्टेलाइजेशन माना जाता है। लेकिन
जो सरकार है, सरकार ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है और लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो देश में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कार्टेलाइजेशन हो रहे हैं। लिहाजा सरकार जो कंपनीज जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है, उसमें जो सरकार ने बदलाव के लिए भी पार्लियामेंट में कानून पेश किया था, उस कानून के तहत ही नए रूल्स बनाने को सरकार तैयारी कर रही है। और उस नए रूल्स में खास तौर से एग्रीगेटर, मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स कंपनियां जिनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कार्टेलाइजेशन की जाएंगी, तो जो कंपनियां कार्टेलाइजेशन की जाएंगी उनके ऊपर तो पहले से ही कानून है, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा, यानी एग्रीगेटर या फिर मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स कंपनियां, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है, वो जांच कर सकेगा। तो इस तरह के सख्त नियम बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक, और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात मार्केट की करेंगे। मार्केट में आज बाजार की तेजी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 872 पॉइंट गिरकर 58,774 पर और निफ्टी 268 पॉइंट गिरकर 17,491 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। यतिन, बताइए सबसे पहले तो क्या कुछ रही आज बाजार के हाईलाइट्स? देखिए स्मिता, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार पे दबाव बन रहा है और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो निफ्टी जो है 17,500 के नीचे लुढ़क गई। इनफैक्ट सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस आज लाल निशान में ही बंद हुए। निफ्टी 50 की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लें तो 5 स्टॉक बढ़ने वाले थे और 45 स्टॉक गिरने वाले थे। और एनएससी का भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लें तो 1 स्टॉक जो बढ़ने वाला था उसके सामने 3 स्टॉक गिरने वाले थे। तो कहीं ना कहीं बाजार में आज सेलिंग काफी हावी थी। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। और अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत मार्जिनल गेन्स आज हमको एफएमसीजी के इंडेक्स में देखने को मिले। उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई दिए। जी, इसके अलावा जैसा कि आपने सेक्टर्स का हाल बताया, हम चाहेंगे डिटेल में कहां सेक्टर्स में तेजी और कहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज आईटीसी नए रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास ही आ गया, मल्टी ईयर हाई पे था। स्टॉक में लगभग 1% की बढ़त थी। इसके अलावा कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की बाइंग आपको आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स दिखेंगे। इंट्राडे में 4 से 5% की गिरावट इन स्टॉक्स में दर्ज हुई। इसके अलावा टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स के शेयर्स में भी आपको लगभग 4% की भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी। एफएनओ की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स यहाँ बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर में थे, जहां एचपीसीएल और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में 6% से ज्यादा की मंदी और जुबलेंट फूडवर्क्स और जीएनएफसी में लगभग 5% की गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप्स की भी बात करें तो यहाँ काफी ज्यादा सेलिंग आपको वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में दिखाई दी, जो रिकॉर्ड हाई से लगभग 7-8% नीचे आते हुए दिखाई दिए। पीबी फिनटेक, हत्सुन एग्रो और वी गार्ड जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4 से 5% का इंट्राडे करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो कुल मिलाकर मार्केट का मूड अच्छा नहीं, लेकिन कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह का ये मानना है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स निवेश के लिए काफी अच्छे हैं। इन दोनों ही सेक्टर्स की ग्रोथ मल्टी डिकेड ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे हिसाब से अभी भी लगता है कि जैसे किसी जमाने में आईटी सेक्टर में हमने मल्टी डिकेडल तेजी देखी थी, किसी जमाने में केमिकल सेक्टर में मल्टी डिकेडल, मल्टी इयर्स तेजी देखी थी, वैसा ही सिनारियो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में बन सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी करेक्ट नहीं होंगे, उतार चढ़ाव तो मार्केट में हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मल्टी ईयर, मल्टी डिकेडल तेजी के माहौल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। कब खत्म होगी आखिरकार कांग्रेस की अंदरूनी जंग? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे किसानों की महापंचायत की, जो कि दिल्ली में एक बार फिर से होने जा रही है, जहां वो मुख्य रूप से बेरोजगारी और एमएसपी पर कानून सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पंचायत की अनुमति नहीं दी है, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था इस महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहा है। कुछ किसान तो शनिवार से ही दिल्ली पहुंचने लगे थे, पर आज बड़ी संख्या में देश भर के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बिना जांच किसी भी वाहन को राजधानी में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस बार किसानों की इस मोर्चाबंदी में दो बड़े चेहरे, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुद को अलग रखा है। उनका कहना है कि इस महापंचायत से उनका कोई लेना देना नहीं है। और कोरोना और मंकी पॉक्स के बीच अब टोमेटो फ्लू भी आ गया है। भारत में अब तक टोमेटो फ्लू के 100 से ज्यादा केस मिले हैं। इनमें अकेले केरल की अगर बात करें तो 82 और ओडिशा में 26 केस दर्ज हुए हैं। मेडिकल जर्नल द लेंसेट के मुताबिक फ्लू 1 से लेकर 5 साल के बच्चों में होता है। डिटेल लेते हैं इस पर रोहन सिंह से, जानेंगे क्या कुछ है ये बीमारी। रोहन, पहले कोरोना, उसको हमने समझा, फिर मंकी पॉक्स और अब ये है क्या टोमेटो फ्लू? जी दरअसल टोमेटो फ्लू आम बोलचाल में हम इसको टोमेटो फ्लू बोलते हैं, लेकिन दरअसल ये है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। थोड़ा सा टोमेटो फ्लू मिसलीडिंग नाम इसलिए है क्योंकि टमाटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं उसमें से एक लक्षण ये भी है कि बहुत जो है बड़े साइज़ के लाल रंग के चकत्ते जो है पूरे बॉडी पे हो जाते हैं, जिसके लिए इसको टोमेटो फ्लू आम बोलचाल में हम इसे कहते हैं। लेकिन कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर थोड़ी सी आपत्ति जताई है। लेकिन कुल मिला के ये बीमारी जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको होती है। एक वायरस होता है कॉक्सैकी वायरस, उसका A6 वेरिएंट है जो कि भारत में इस वक्त जो मामले आ रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। और ख़ास तौर पे देश के अलग अलग हिस्सों में शुरुआत में पहला मामला कोवलम में केरल के आया था, मई के महीने में ही आया था। उसके बाद कुछ और केरल के कुछ और जिलों में मामले सामने आए। उसके बाद फिर उड़ीसा में 26 के लगभग मामले सामने आए। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु भी इसके जो चपेट में आया हुआ है। फिलहाल ये बहुत बड़े आउटब्रेक की स्थिति नहीं है, लेकिन ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि लैंसेट मैगजीन जो कि बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है उसने एक स्टडी पब्लिश की है इन तमाम मामलों को लेकर और उसमें चिंता जताई गई है। खासतौर पर यह भी कहा गया है कि ये बीमारी काफ़ी संक्रामक है। फैलती कैसे है तो आमतौर पर जो बॉडी फ्लूइड का सिक्रेशन है उससे ही फैलती है। जो लक्षण है बहुत हद तक आपको डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण से मिलते हुए नजर आएंगे। तेज बुखार होगा, साथ ही बहुत पूरे बॉडी में रैशेज आपको दिखेंगे, जोड़ों में सूजन आपको दिखेगी। इस तरह के कुछ मामले जो बच्चों में, खासतौर पर भारत में जितने मामले सामने आए हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और इसके अलावा जो फफोले हैं कई सारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये एक मामले सामने आए हैं। और हालांकि जो इसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, इसका ड्रग अवेलेबल है, एंटीवायरल ड्रग इसका अवेलेबल है, लेकिन अधिकतर जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक होता जा रहा है। फिलहाल बहुत बड़ा कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो है इस पर नज़र रखने की ज़रूर है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आपका रोहन। तो कुल मिलाकर चिंता की बात नहीं, लेकिन नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और अब बात करेंगे बारिश की, वो इसलिए क्योंकि देश में एक बार फिर से आफत की बारिश से 5 राज्य बेहाल है, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। ये हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राजस्थान में तो 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बिहार में ये खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। तो वही बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश बुरी तरीके से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में तो आसमान से आफत की बारिश इस तरीके से बरसी कि यहां पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटना में अब तक 36 अलग अलग जगह पर यह घटना हो चुकी है, जिसमें लगभग 22 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इन सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आफत इस वक्त आसमान से यहां बरस रही है। बात अगर भोपाल की करें तो भोपाल में कुदरत का कहर थम नहीं रहा। शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। भोपाल में बारिश से बड़ा तालाब लबालब है। बड़ा तालाब में बोट क्लब पर खड़ा एक क्रूज भी यहां पर डूब गया। डूबते हुए क्रूज की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे क्रूज आधा डूब रहा है। बता रहे हैं हमारे संवाददाता महासर मनोज शर्मा, क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त वहां की।
पानी पानी पानी। देखिए भोपाल में नजारा देखिए, भोपाल की बड़ी झील पर जो क्रूज है, जो लेक प्रिंसेस नाम से जो क्रूज चलता है, देखिए वो भोपाल के बड़े तालाब में डूब चुका है। और भोपाल के बड़े तालाब में इस समय नजारा जैसे समंदर की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। पूरा तालाब भर चुका है, अपनी हद तक भर चुका है। और यहाँ पर जो पानी है, लगातार बीते 24 घंटे से भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है। और जो बारिश है वो 5 इंच से ज़्यादा बारिश अभी रिकॉर्ड की गई है। और जो एक रिकॉर्ड बारिश भोपाल में हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और आप ये भोपाल के बड़े तालाब में ये जो जिस तरह से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद यहाँ पर लोग, हालांकि जब पानी गिरता था तो लोग यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। क्रूज डूब चुका है और सारी जो गतिविधियां हैं बोट क्लब पर होने वाली, सारी गतिविधियां बंद हैं। और पानी की वजह से सामान्य अन्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मनोज शर्मा, भोपाल। और अब बात मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर की। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।